इससे पहले की क्लासेस में हम लोग का सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के डेरिवेशन, दोनों की थ्योरी और दोनों का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ दोनों के न्यूमेरिकल भी अच्छे ढंग से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों की एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बातें होंगी। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आपको शायद पहले भी कहा था ये बात कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पूछे जाने के लिहाज से मुझे लगता है कि टेलीस्कोप ज़्यादा मायने रखता है। न्यूमेरिकल के हिसाब से मुझे लगता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस पूछे जाने की मुझे संभावना लग रही है और टेलीस्कोप का डेरिवेशन आने की संभावना लग रही है। तो पहले आप हेडिंग डालिए, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से भी पहले इन टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए यूज किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज मतलब जो वो बॉडी जिनकी डिस्टेंसेस लगभग एयू में नापी जाती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा ना आप लोगों ने? क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए लिखिए, पहली बात, टेलीस्कोप होता क्या है ना, उसका नाम पर लिखो। ठीक है, ए टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। ए टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। A telescope is an instrument for seeing the distant object. A telescope is an instrument for seeing the distant objects clearly. The distant objects clearly. दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस को, इंस्ट्रूमेंट को टेलीस्कोप कहा जाता है। मतलब दूरबीन कहा जाता है। ठीक है ना, समझ ना, यही दूरबीन होती है। क्लियर, आम भाषा में इसको दूरबीन कह सकते हैं। क्या लिखा? ए टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। ओके, क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। क्लियर? ये वैसे दो टाइप का होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेवनली बॉडीज को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल, नाम से समझ में आ रहा है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब हेवनली बॉडीज, मतलब यानी कि जो हमारी अर्थ के बियॉन्ड की बातें हैं। तो अर्थ के बियॉन्ड की चीजों को देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सहारा लेते हैं। और टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल मतलब समझ में आ रहा होगा, धरती पे रहकर धरती की चीजों को देखना। मतलब कुल मिलाकर अर्थ पर लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, दूर हैं, अर्थ पे ही दूर हैं। अब बताओ, अगर आप अपने घर से खड़े होकर, है ना, अपने घर से खड़े होकर 4 बिल्डिंग दूर किसी बालकनी में देख रहे हैं, तो कौन से टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे? अपनी आंखों वाले टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात ना? आपकी आंखों में दूरबीन लग जानी चाहिए। ठीक है ना, तब तो दिखाई देगा। रोज रोज दूरबीन लेके खड़े होगे तो सामने वाले अंकल लेके चले आएंगे डंडा। बेटा समझ में आ रही बात ना? काहे लिए देखा करते हो इधर? ठीक है ना, पसंद में ना? तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आपको पहले अगर देखना ही है 4 कदम दूर या 4 बिल्डिंग दूर, तो खुद की आंखों में दूरबीन लगी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, वैसे अगर हम इन टेलीस्कोप में से किसी एक टेलीस्कोप का सहारा लेंगे तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का सहारा लेंगे। ठीक है ना, नॉर्मली जो हम खरीद के लाते हैं, है ना, दशहरा वशहरा में मेले वेले से जो लाते हैं खरीद के ना, वो जनरली कैसे होते हैं? यही होते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और वो भी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वाले लेंसेज इस्तेमाल नहीं किए जाते, उनमें नॉर्मल से होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? हाँ, कौन सा ले? हाँ, अभी देखो, तो अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जो कि काफी मायने रखता है। ठीक है, तो अब अलग से लिखिए अगली लाइन में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। ठीक है ना, 2 लेंस का सिस्टम लगा होता है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। ठीक है, ओके। द लेंस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। वही पुरानी कहानी। ठीक है ना, द लेंस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स object
इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, इट हैज ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, इट हैज लार्ज अपर्चर। बताओ क्या हुआ, उल्टा हुआ कि नहीं? माइक्रोस्कोप में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव वाली साइड की अपर्चर छोटी, फोकल लेंथ भी छोटी, और आई लेंस वाली साइड की अपर्चर बड़ी, फोकल लेंथ छोटी रखते थे, लेकिन उससे छोटी नहीं, उससे तो बड़ी होती थी अक्सर, 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे देता था ना, समझ गए? तो फोकल लेंथ लेकिन वहां शॉर्टर ही यूज की जाती थी। अपर्चर आई वाली साइड की ज्यादा होती थी। अब की बार ऑब्जेक्ट वाली साइड की अपर्चर, बात समझ में आ रही ना, ऑब्जेक्ट वाली साइड की अपर्चर क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और आई वाली साइड की अपर्चर छोटी होगी, ठीक है ना? तो क्या लिखा, इट हैज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, इट हैज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। जस्ट उल्टा हो गया ना उसका, वो था शॉर्ट अपर्चर शॉर्ट फोकल लेंथ, है ना? तो ये क्या है, इट हैज लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है? इट हैज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, ब्रैकेट में लिखिएगा FO। FO मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है ना, FO, ओके। एंड द अदर लेंस, and the other lens towards the eye is called eye lens, and the other lens towards eye की तरफ जो लगा होता है, and the other lens towards eye is called eye lens या eyepiece, ठीक है ना, eye lens। it has short aperture and short focal length, it has शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। देखिए इसमें बड़े काम की बात है, इट हैज शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ तो दोनों की शॉर्ट रखी जाती है, लेकिन अपर्चर जो है वो आई लेंस की बड़ी रखी जाती है माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और टेलीस्कोप में भी 2 ही लेंस लगे होंगे, लेकिन इस टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के साइड वाला लेंस बड़ा होगा और आई के साइड वाला लेंस छोटा होगा। छोटे वाले लेंस की अपर्चर छोटी और फोकल लेंथ भी छोटी, बड़े वाले लेंस की अपर्चर बड़ी और फोकल लेंथ भी बड़ी, ठीक है ना? तो क्या लिखा, शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ, ब्रैकेट में लिखिएगा FE, ब्रैकेट में लिखेंगे FE, हो गया, बहुत अच्छे। प्रिंसिपल लिखिए, अब अगली लाइन लिखिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? प्रिंसिपल देखो, क्लियर है? कैसे लेंस यूज किया जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इन्फिनिटी पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम कितनी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, बहुत दूर, और बहुत दूर ही फिजिक्स में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बनाएगा, जनरली ये फोकस पे बनाएगा। किसके फोकस पे बनाएगा, किसके फोकस पे बनाएगा? अरे यार सही बताओ ना भाई, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लेंस को किसकी ओर रखोगे, ऑब्जेक्ट की ओर। आप चंद्रमा को देखना चाहते हो भाई, ऐसे देखोगे, अब ऐसे देखोगे, अब ऐसे नहीं देखोगे। माइक्रोस्कोप में ऐसे देखा जाता है, टेलीस्कोप में ऐसे देखा जाता है, समझ में आ रही बात ना, समझ गए? तो जब टेलीस्कोप में ऐसे देखोगे, ऐसे ऊपर करके देखोगे, चंद्रमा को देख रहे हो तो कैसे देखोगे, ये रहा ना, ये रहा टेलीस्कोप, ठीक है ना, ये मेरे हाथ में दिख गया, तो इसे देखेंगे ऐसे करके, ऐसे एक आंख बंद करके, ठीक है ना? दोनों खुले रहेंगे तो नहीं दिखेगा, हाँ? अगर दोनों खुले रहेंगे नहीं दिखेगा, तो फिर एक आंख बंद क्यों कर लेते हैं, मतलब एक आंख बंद क्यों करते हैं, ताकि फोकस रहे भाई, और कुछ नहीं, इधर उधर ना दिखे, बस वही दिखे जो देखना चाह रहे हैं, बाकी कुछ ना दिखे, ठीक है ना? समझ में आ रही? बाकी ये नहीं कि आंखें खुली रहेंगी तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है ना? क्लियर है? बहुत अच्छे, खाली फोकस करने के लिए एक आंख को बंद किया जाता है, ठीक। चलो अब एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट लेंस को मैंने किधर रखा, ऑब्जेक्ट के साइड, ऑब्जेक्ट कहां है, बहुत दूर सर, बहुत दूर, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जेक्ट लेंस कहां बनाएगा, किसके फोकस पर, अपने फोकस पर, समझ गए ना? ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर, यही तो होता है ना, यानी FO पर। तो पहली वाली इमेज कहां पर बनेगी, FO पर। अगर पहली इमेज FO पर बन गई तो, पहली इमेज FO पर बन गई तो अब वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब उस ऑब्जेक्ट को की इमेज को दोबारा ये बनाएगा आई लेंस, और जहां वो बनाएगा उसको देखेंगे। उसके 2 केस बनेंगे, एक बनेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट कहां पर, इन्फिनिटी, और दूसरा बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप मेरे को बताओ, अगर इमेज को मैं इन्फिनिटी पे बनाना चाहता हूं, फाइनल इमेज को कहां बनाना चाहता हूं, मतलब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, इनफाइनाइट पे ही दिखे, ये ना दिखे कि चंद्रमा मेरे बगल में आके बैठ गया, समझ गए ना? चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा पे ही दिखे, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट।
इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेजेस को क्या कहा जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट सिचुएशन, ठीक है ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ही रखा था और मुझे दिख भी वहीं पे रहा, दूर ही दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अगर ऐसा चाहता हूं तो मुझे बताओ कि पहले वाले से बनने वाली इमेज, अच्छा एक बात बताओ, कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन करते समय बहुत दुखी महसूस कर रहे थे ना, और मैंने कल क्या बताया था फिर कि ये वही लोग दुखी महसूस कर रहे हैं जो कि जब मैं इसको समझा रहा था कॉन्सेप्चुअली तब नहीं समझे थे। अभी भी आपको कह रहा हूं, आप में से जिसका ध्यान अभी भटक जाएगा ना वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा, फिर फंसेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों मेन मुद्दा जो बाद में फॉर्मूले बन के आते हैं ना, वो फॉर्मूले नहीं देते हमें कभी भी आंसर, रिजल्ट फॉर्मूले नहीं देते, रिजल्ट देता है हमें फिजिक्स के क्वेश्चनों में पूरा कॉन्सेप्ट कि अच्छा ऐसे था ऐसे था ऐसे था। क्योंकि रिजल्ट में अक्सर हम क्या करते हैं, रिजल्ट में अक्सर अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, कहीं जो है ना एजम्पशन लगा देते हैं कि इसको छोटा एज्यूम कर लो, इसको बड़ा एज्यूम कर लो, इसको छोड़ दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, समझ गए ना। ये सब बीमारियां लग के ना वो रिजल्ट सही नहीं आते फिर, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बिना बात, भाई बिना बात डेरिवेशन करवाया, फर्जी का एक, लेकिन फर्जी का है लेकिन नंबर दिलाने वाला है, क्योंकि पेपर में दो में से एक आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, याद है ना, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, लेकिन किसी काम का नहीं है। मतलब क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। वो नहीं बताया होता तो क्या नहीं निकल पाती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी तो हमने न्यूमेरिकल जैसे ही लगा के किया है ना। तो इसका मतलब सीधे सीधे अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे कुछ दूरी पे रखे होते हैं अपोजिट चार्जेस के, अपोजिट नेचर के, तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम नहीं निकाल सकते। तो बेहतर तो वो है कि आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना आना चाहिए, सीधे फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे ना कई बार फंस जाओगे। पता लगा सर वो पता ही नहीं चलता कहाँ पे वो शॉर्ट मान लेता है, कहाँ पे शॉर्ट नहीं मानता है। तो एक फॉर्मूला है कि उसमें एजम्पशन मान के कर रखा है, एक फॉर्मूला बिना एजम्पशन के, समझ लो ना मेरी बातें। इसी तरह यहाँ ध्यान लगाओ, इसलिए पहले कॉन्सेप्चुअली इसको समझो। पहले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर बनाएगा कौन, ऑब्जेक्टिव। अब सर मैं अगर ये चाहता हूं कि फाइनली इमेज जो बने, जो आई लेंस से बनने वाली इमेज हो वो इन्फिनिटी पे बने, तो मैं क्या चाहूंगा, आई पीस के फोकस पर पहले वाले की इमेज बने। पहले वाले की जो इमेज बने वो कहां पर बने, आई पीस के फोकस पर बने। और वो उसको बना कहां रहा है, ऑब्जेक्ट के फोकस पर। इसका मतलब हम कहेंगे कि फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस और फोकस ऑफ आई लेंस कोइंसाइड कर जाने चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन में सीधे सीधे मैं कह रहा हूं ना, यहीं से एमसीक्यूज निकल जाते हैं। जो बीच में से पढ़ता है, जो बच्चा सही से पढ़ता है उसके एमसीक्यूज ऐसे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसा बढ़िया एमसीक्यू बन सकता है कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट सिचुएशन द फोकस, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट सिचुएशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस कोइंसाइड विद ईच अदर। एसर्शन हो गया। रीजन, बिकॉज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट सिचुएशन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सही है, ए भी सही, आर भी सही, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ऐसे ही बन जाते हैं। अब आप खुद सोच लो कि थोड़ा सा पढ़ो और खुद क्वेश्चंस बना लो, खुद तैयार होता चल जाएगा चीजें, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, ओके। तो अभी इसका मतलब F4 और F कोइंसाइड करेगा अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। यही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में हम यही कहानी लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, सॉरी, नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर इन्फिनिटी पे बनेगा तो F4 और F कोइंसाइड कर जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा केस, अब की बार हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस पहले करेंगे और वो वाला बाद में करेंगे। उसमें हमने लीस्ट डिस्टेंस वाला पहले किया था और नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला बाद में किया था, ठीक है ना। तो लिखो प्रिंसिपल, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, रियल इन्वर्टेड। क्यों बनाएगा रियल इन्वर्टेड, सर इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, उस किनारे रखा ऑब्जेक्ट इधर बनेगी इमेज, पक्का बनेगी फोकस पे, ठीक है ना। और इस वाले फोकस पे बनेगी तो रियल कैसी होगी, उस साइड ऑब्जेक्ट इस साइड इमेज, तो रियल होगी सर। रियल के साथ हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो क्या लिखा, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट इट्स फोकल प्लेन, एट इट्स फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब वही हुआ, एट इट्स फोकस भी कह सकते हो, ठीक है ना। फोकल प्लेन मतलब पूरे प्लेन में कहीं भी बनाए, लेकिन बनेगी फोकस वाले प्लेन पर। उस प्लेन पे जो प्लेन कहां से पास हो रहा होगा, उसके फोकस से पास हो रहा होगा। बात समझ में आ गई ना। एट इट्स फोकल प्लेन, ब्रैकेट में लिख सकते हो एट द फोकस, सिंपल। आप बिना टेंशन लिए फोकस ही लिखो, है ना। ब्रैकेट में एट द फोकस FO, एट द फोकस FO, ताकि पहचान भी रहे कि FO पर बनेगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी, एट द फोकस FO ना। फिर
द डिस्टेंस ऑफ आई पीस, फुल स्टॉप लगा के, द डिस्टेंस ऑफ आई पीस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज सो एडजस्टेड। उसमें किसको एडजस्ट करते थे? माइक्रोस्कोप में किसको एडजस्ट करते थे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके, समझ गए ना, तब हम अपने हिसाब से इमेज बनाते थे। यहाँ किसको करेंगे? आई लेंस को, ठीक है ना। तो क्या बताया इसने? मतलब अच्छा क्या लिखा है? द डिस्टेंस ऑफ आई पीस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज सो एडजस्टेड टिल द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट least distance of distinct vision. Final image is formed at is so adjusted as the final image is formed at least distance of distinct vision. सोच समझ के लिखवा ना, घबरा मत, है ना। least distance of distinct vision or at infinity in normal adjustment situation. ठीक, मतलब दोनों बन सकते हैं ना। हम आई लेंस को ऐसे हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि आपका जहां मन हो वहां इमेज बन जाए। अगर आपका मन हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाने का इमेज को, तो वहां बन जाए। अगर ऐसे करोगे तो फिर जो पहले वाले की इमेज है वो तो बनेगी तो एफओ पे ही, पहले वाले की जो इमेज है वो बनेगी तो एफओ पे ही, लेकिन अब आई लेंस कहीं ऐसी जगह पे होगा जिससे कि एफई पे ना बने। समझ गए? अगर कहां चाहते हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और अगर इन्फिनिटी पे चाहते हो तो फिर मजबूरी है कि एफ और एफ को क्या कराना पड़ेगा? कोइंसाइड। ऐसे हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस इतनी कहानी है। डायग्राम यहां पर समझिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार कह रहा हूं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव और ये रहा मेरा आई लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लार्जर अपर्चर का होगा और लार्जर फोकल लेंथ का होगा। आई पीस जो है वो हमारा शॉर्ट फोकल लेंथ का होगा और शॉर्ट अपर्चर का होगा, ठीक है ना। हो गया इतना। ये देखिए यहां पर इसका नाम क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव। बार बार कह रहा हूं, अभी देखिएगा ये कितनी थोड़ी देर में कितना सज जाएगा, ये कितना सज जाएगा ये थोड़ी देर में, है ना। अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अब सजेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, कहां के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? बोलिए। इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को। हम इस माइक्रोस्कोप से चंद्रमा को देख रहे हैं, वहां बैठा चंद्रमा, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो भाई अब देखिए ये दूर से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। दूर से, बहुत दूर से आने वाली लाइट रेज, मतलब इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल आती हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं? बोलो। आपस में एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। समझ में आई बात ना? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तब आती है जब यहां रखा होता ऑब्जेक्ट, लेकिन वो वहां रखा है टिल्टेड एंगल पे रखा है, एलिवेशन पे रखा है, तो एलिवेशन से ही आएंगी ना। समझ गए? लेकिन आपस में कैसे आएंगी? पैरेलल। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छे। एक लाइट रे यहां आई, एक लाइट रे यहां आई, एक लाइट रे, ध्यान दीजिएगा, यहां आई। पैरेलल हुई कि नहीं यार? अरे यार कहां चला गया? देखो भाई, ठीक है, ये वाली लाइट पैरेलल नहीं दिख रही ना। ध्यान लगाओ भाई, ध्यान लगाओ। अभी पैरेलल है क्या? ठीक है, मान लेंगे पैरेलल है। चलो तो मान लो यार, बस अब मान लो। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब है ना, है, ठीक है। ओके, अब बताओ क्या करेंगे। ये कैसा लेंस है? कैसा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। मतलब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को अपने फोकस पर कन्वर्ज कर देना। तो एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई आफ्टर रिफ्रैक्शन, नहीं, गलत गलत गलत, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आई है, गलती हो गई। मैंने बोला वो ठीक है, आप लोग सही बोलने जा रहे थे, लेकिन मैं गलत बोला हूं। पर सुनो मेरी बात ध्यान से, ये लाइट रे कन्वर्ज हो जाएगी, मींस जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मुड़ जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। क्लियर? एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे आकर के इंसिडेंट हुई है, बिना टेंशन के सीधी निकल जाएगी, और एक लाइट रे जो यहां आकर के टकराई है वो यहां जाके कन्वर्ज हो जाएगी। इन तीनों लाइट रे के कन्वर्ज होने से जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहां पर पहले वाले की इमेज मिलेगी, ए डैश बी डैश। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? ए बी कहां है? इन्फिनिटी पे, इसलिए इसको दिखा नहीं सकते। समझ में आ रही बात ना? तो यहां पर क्या बन गया? ए डैश बी डैश। पकड़ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातें? हाँ भाई बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगी? हाँ तो ये बहुत छोटी है ये,
चंद्रमा इतना सा बन गया, देख रहे हो तुम, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी की बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, ये इंतहाई छोटी है, ये समझ गए ना, इसको छोटा मत मानो, ये बहुत छोटी है। क्लियर? तो बहुत छोटी इमेज बनेगी, जितनी छोटी बना सकते हो बना लो, तुम्हारा और मन करे, मैं तो चाह ही रहा था कि और छोटी बन जाए, क्योंकि मेरा लेंस उतना ऊपर चला गया और दिमाग मेरा ख़राब होगा, ठीक है ना, यहाँ से तुम्हें रे दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो है ना, और थोड़ा सा नीचे होता है ना लेंस तो बेहतर रहता है, ये इमेज थोड़ी सी ऊपर बनी होती तो और अच्छा रहता, लेकिन चलो अब जहाँ बन गया, ठीक है ना, छोड़ो, यहीं से बनाएंगे, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक बात समझ आ रही कि नहीं? ओके जी। ये जो पहले वाले की इमेज बनी है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बहुत बढ़िया। एक लाइट रे जो कि यहाँ आकर के इंसिडेंट होगी इस पे, अब इस इमेज से, बार बार कह रहा हूँ, इस इमेज से कुछ लाइट रे चलेंगी, एक लाइट रे ऐसे चलेगी जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर पे टकराएगी, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। एक लाइट रे, एक बात तो बताओ ना, ये लाइट रे जो यहाँ से आएगी वो कैसे हो जाएगी? वो सर ऐसे निकलेगी और इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। मैं एक्चुअली कौन सा केस ले रहा हूँ? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। केस वन कौन सा बनाएंगे हम? यहाँ लिख देता हूँ, केस वन। मैं केस वन में क्या ले रहा हूँ? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। समझ गए ना? पेपर में कई पेज खराब करने से बेहतर है घर पे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो पेपर में वहाँ कहीं पेज खराब होंगे फिर कि सर ये कैसे बनाऊँ, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या होगा? एक लाइट रे जो कि बड़ी मसले हैं यार, यहाँ ले जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, इसको ऐसे हो जाएगी। ये तीनों रेज आपस में क्या होंगी? पैरेलल। रिफ्रैक्शन के बाद तीनों रेज पार तो हो जाएंगी लेकिन पैरेलल होंगी एक दूसरे के। पैरेलल होंगी तो क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि मैंने केस बनाया ऐसा। पहली वाली इमेज बोलो कहाँ बनी होगी? FO पर। और कहाँ भी बनी होगी सर? FE पर, क्योंकि मुझे उसको कहाँ बनाना है फाइनल इमेज को? इन्फिनिटी पर। तो इस पर रखी हुई इमेज पक्का इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है ना। अब ये लाइट रेज आगे बढ़ाने पर कहीं मीट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब पीछे बढ़ाने पर ये आपस में तब भी कहीं मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल है। और ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये वाली रे को पीछे बढ़ाया, इस वाली रे को पीछे बढ़ाया, इस वाली रे को पीछे बढ़ाया, तो ये आपस में कहीं मीट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कहाँ मीट कर जाएंगी? इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? बहुत अच्छी। ये डायग्राम है सिंपल सा। अब इसमें एक दो बातें मुझे और बता दो। बोलो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे बता दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। हे बच्चे ध्यान लगाओ, अगर तुम में से कोई भी मुझे बता दे बीटा कहाँ बनेगा, मैं सोचूंगा वो अच्छा स्टूडेंट है। बीटा कहाँ बनेगा? बीटा वही वाला बीटा होगा जो वहां था बीटा। अरे यहां कहां बनेगा यार? डायग्राम पे मेरे करे, डायग्राम में कहां बनेगा बीटा? सोच लो, तब तक मैं लिख देता हूं। बोलो ये क्या होगा? ये क्या होगा? FO होगा, FO। बोलो ये क्या होगा? FE होगा। बहुत अच्छे। ये क्या होगा? ये तो समझ में आ ही रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पर। यार नहीं बता पा रहे हो, बीटा कहां बनेगा? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, याद है। और अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। क्लियर है? लेकिन मैंने कहा था इसका तरीका क्या होता है? वेरी गुड। हमें इमेज की चोंच से देखना है प्रिंसिपल एक्सिस को मिलाकर, जो भी एंगल बना दे वही एंगल बीटा कहलाता है। ये एंगल क्या होगा? बीटा होगा। समझ में आई बात ना? बीटा होगा। क्लियर? हमें ऑब्जेक्ट से देखना है, ऑब्जेक्ट की चोंच को मिला देना है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है ना। जो एंगल बनेगा वही क्या होगा? अल्फा। ये एंगल यहाँ अल्फा होगा। समझ में आई बात? अभी वो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, बस इतना डायग्राम बना लो पहले आप जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। अब देखो भाई, इसकी मैग्नीफाइंग पावर है ना, लिखिए मैग्नीफाइंग पावर, वही पुराना मैग्नीफाइंग पावर, थोड़ी सी डेफिनेशन बदलेगी, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट is defined as magnifying power of a telescope in a normal adjustment when final image is formed at infinity, then it is called normal adjustment, है ना।
Magnifying power of a telescope in normal adjustment is defined as the ratio of the angle subtended. The ratio of the magnifying power of a telescope in normal adjustment is defined as the ratio of angle subtended by the image. Angle subtended by the image 2. Angle subtended by the image 2. Angle subtended by the image 2. The angle subtended by the object seen directly. Angle subtended by the image 2. The angle subtended by the object seen directly. Angle subtended by the object seen directly. When both seen directly, है ना, seen directly. When both the object and the image lie at infinity. When both the object and the image lie at infinity. ओके, लाई एट इन्फिनिटी. दोनों कहाँ पे लाई कर रहा हूँ? इन्फिनिटी पे. देखो वो भी इन्फिनिटी पे रखा है तो उससे बना है एंगल ये, और ये भी इन्फिनिटी पे बन रहा है तो इससे बना है एंगल ये बीटा. क्लियर है? बहुत अच्छे. लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन. मैग्नीफाइंग पावर को क्या भी कहते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन. इसको मैंने माना C, इसको माना है आपकी बार C डैश. ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन. क्लियर है? अब देखिए, मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाई, चलो यहीं शुरू करते हैं. मैग्नीफाइंग, है ना, मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M बराबर, बोलो क्या आएगा? बीटा अपॉन अल्फा. यही तो होता है फॉर्मूला. बहुत अच्छे. फिर वही पुरानी कहानी, क्या? सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं, इसलिए कैपिटल M बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा. बोलो हो गया कि नहीं? हाँ सर हो गया. अब बताओ, tan बीटा, M बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा. इसकी वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी. M बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा. कोई आप में से मुझे बताएगा tan बीटा की वैल्यू? A डैश B डैश अपॉन A डैश C. tan बीटा की वैल्यू A डैश C डैश. सही है, बहुत अच्छे. A डैश B डैश. देखो कैसे, मुझे समझ में आ रही बात ना? tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई? A डैश B डैश, और बेस कितना हो गया? A डैश C डैश. तो tan बीटा बराबर A डैश B डैश अपॉन A डैश C डैश. tan अल्फा बराबर tan अल्फा कितना होगा? बोलो. A डैश B डैश, ये tan अल्फा है. इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल. तो ये वाले ट्राइंगल में देखो, पहले मैंने लगाया A डैश B डैश C डैश में, और अब लगाऊंगा किसमें? A डैश B डैश C में. यहां से भी तो पता चल जाएगा tan अल्फा की वैल्यू. चल जाएगी ना? बहुत अच्छे. तो बताओ tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? A डैश B डैश. इस अल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस A डैश C. A डैश C, दोनों की वैल्यू उठा करके ऊपर रख दो. बताओ A डैश B डैश अपॉन A डैश C डैश अपॉन में A डैश B डैश अपॉन A डैश C. A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल. ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर. कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा? A डैश C अपॉन A डैश C डैश. बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो? ये बच्चे बोलो ना. A डैश C अपॉन A डैश C डैश. यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, खत्म हो गया काम. बस बोलो, इतना समझ में आया है नहीं आया? पक्का? कैसा एडजस्टमेंट है ये? नॉर्मल एडजस्टमेंट. बस इतना बता दो. A डैश C की वैल्यू, A डैश C की वैल्यू पक्का? प्लस का FO की माइनस का FO? प्लस का FO विद साइन कन्वेंशन. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? A डैश C की वैल्यू, A डैश C की वैल्यू. तो रे इस पे, ऑब्जेक्ट लेंस पर रे किधर से आ रही है? इधर से. और आप ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे उधर की ओर. तो कैसे? सपोर्ट में. मतलब कैसा? पॉजिटिव. तो इसका मतलब प्लस का FO. घबराइएगा मत. अगर यहां साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे तो फिर
न्यूमेरिकल में करने की जरूरत नहीं है। कैसे? हाँ, क्योंकि हमने अभी तक कोई वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया है जो फॉर्मूले से हम कह रहे हो कि उसमें पहले कर चुके हैं। अभी तक कहाँ किए? अभी तो हम सीधे ज्योमेट्री लगा रहे थे, मैथ्स लगा रहे थे, और मैथ्स लगा के हमने जो फॉर्मूला बनाया है उसमें ही हमने एक ही बार अभी साइन कन्वेंशन यूज किया। तो न्यूमेरिकल में भी करेंगे। बोल बात समझ में कि नहीं? बहुत अच्छे। ए डैश सी बराबर प्लस एफ ओ, ए डैश सी डैश बराबर, बताओ ए डैश सी डैश। तो भैया आई लेंस पर इंसिडेंट रे किधर से आ रही हैं? इंसिडेंट रे इधर से आ रही हैं, और हम आई लेंस की फोकल लेंथ पता करना चाहते हैं। भाई एक बात तो बताओ, ये एफ के इक्वल है ना, ए डैश सी डैश एफ के इक्वल है, और ए डैश सी एफ ओ के इक्वल है, यही तो है ना। तो बस इस पे रे इधर से जा रही है और हम उसका फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो इधर की ओर आएंगे, अपोजिट में हो गया ना। कैसा होगा? माइनस। तो ए डैश सी डैश बराबर माइनस का एफ ई। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। बस उठाओ और आंसर यहाँ फॉर्मूले में रख दो, कैपिटल एफ बराबर प्लस एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई, मतलब कुल मिला जुलाकर कैपिटल एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एकदम आसान सा फॉर्मूला होता है, जरा याद करिए। वहां भी किस केस में याद करो? वहां भी इन्फिनिटी के केस में एकदम बेसिक सा फॉर्मूला आया था, क्या? डी अपॉन एफ ई। यहाँ क्या आया है? एफ ओ अपॉन एफ ई। बस आपको अगर किसी टेलीस्कोप की दोनों लेंस की, ऑब्जेक्ट लेंस की और आई लेंस की फोकल लेंथ पता हो, केवल फोकल लेंथ पता हो, तो आप आसानी से उसकी मैग्नीफाइंग पावर पता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? बहुत अच्छे। क्या रियल वाले दूसरा वाला केस भी करा दूं क्या? है ना? अच्छा ठीक है, सुनो। अच्छा पहले बताओ, ये नेगेटिव आना क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव आना क्या शो कर रहा है? मतलब इमेज हमेशा कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना? लिख लीजिए, है ना, इसके नीचे लिख लीजिए। ठीक है ना? द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स फाइनल इमेज, बल्कि ऐसा लिखो, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द फाइनल इमेज formed by the astronomical telescope in normal adjustment is always real and inverted. The final image formed by the astronomical telescope, the final image formed by the astronomical telescope is always real and inverted. ठीक है ना? In normal adjustment, हालांकि दोनों में ही ऐसी बनेगी, in normal adjustment। ठीक है ना? समझ गए ना? एक छोटा न्यूमेरिकल करा दूं क्या? अरे यार कितने तुम लोग कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। एक हाँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी पर, इतने ही पर। इसमें कितना छोटा फॉर्मूला है, इस पर ही तो करना है क्वेश्चन। कर लो, लिखो। हाँ बच्चे बस, हाँ एक पक्का एक। चलो लिखो, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हाँ ठीक है, चलो अच्छा। अब बताओ, अच्छा अगर मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें बता दूं, और आप, मैंने पहले कहा, पहली बात तो ये तीन है, केवल तीन ही चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्फिनिटी वाले केस में सिर्फ आपको दो चीज चाहिए होती हैं, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। जो मैं बोलूंगा उसका सिंबल आपको पता है, एम मतलब मैग्नीफाइंग पावर, एफ ओ मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ, एफ ई मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ। मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे बिना क्वेश्चन लिखे समझा दें। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताओ, अगर किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में मैग्नीफाइंग पावर 20 है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन इज 20, तो ये क्या दिया गया है? कैपिटल एम कितने के इक्वल? -20। लिखिए, कैपिटल एम बराबर -20। माइनस में क्यों लिया सर? क्वेश्चन में तो लिखा है 20, आप बोल रहे हैं -20। भाई साइन कन्वेंशन के साथ, लेकिन मैंने लिखवाया मोटा मोटा आपको कि इसका मैग्नीफाइंग पावर हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो आपको बिना टेंशन लिए जब भी एम दिया होगा तो उसको कैसा लेंगे? नेगेटिव। बोलो को डाउट हो तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? -20। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज, नहीं, इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर। अच्छा यहां भी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का मतलब, जैसे मैंने वहां बताया था लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या लेंथ ऑफ ट्यूब, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच की। बोलो कोई डाउट हो तो कौन सी सिचुएशन है? नॉर्मल एडजस्टमेंट सिचुएशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट सिचुएशन में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमेशा कितनी होगी? बोलो ना यार, एफ ओ प्लस एफ ई। हमेशा हमेशा, नहीं समझे? अरे भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट की सिचुएशन में ये पक्का एफ होगा और वो पक्का एफ होगा, दोनों का सम मिलाकर ही तो लेंथ ऑफ ट्यूब बनेगी या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बनेगी। कोई डाउट है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दी है क्वेश्चन में कितनी? द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, कैपिटल एल बराबर 105। उसने कैपिटल एल दिया है, लेकिन आप दिमाग लगा के उसको लिखोगे एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ई को माइनस में इसमें मत ले लेना, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव।
मॉड ऑफ एफओ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो लिखो मॉड ऑफ एफओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई इज इक्वल टू कितना 105। बोलो कोई डाउट हो तो? बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं अब? क्या कह रहे हैं? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज, दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ बताइए बस। क्या गजब क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 and 100, हाँ बस ठीक है ना। एफ ओ ये किसकी आई है 5? हाँ आई लेंस की 5 आई होगी, क्योंकि आई लेंस की फोकल लेंथ छोटी आएगी पक्का हमेशा। कारण लिखवाया है मैंने कि आई लेंस की अपर्चर भी छोटी होती है और फोकल लेंथ भी छोटी होती है, ठीक है ना। शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट अपर्चर, क्लियर है? अरे आसान है क्वेश्चन बच्चों, इसी सेम पे मैंने क्वेश्चन भी कोई सीधा नहीं दिया, बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार यार, इतना अच्छा क्वेश्चन है क्या कहने। कैपिटल एम कितना दे दिया -20, एल कितना दे दिया 105। एल हमेशा कितना होगा सर? ये एफ ओ और ये एफ ई मिलाकर एल के इक्वल होगा, तो एफ ओ प्लस एफ ई बराबर 105। एक इक्वेशन तो ये बन गई, एफ ओ प्लस एफ ई में एक इक्वेशन तो ये बन गई 105। और एम बराबर क्या लिखोगे? बोलो बच्चों, माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। एम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। कितने के इक्वल हो गया? -20 के। माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से क्या लगा दोगे फॉर्मूला? बोलेंगे सर एफ ओ आ जाएगा कितना 20 टाइम्स ऑफ एफ ई। एफ ओ की ये वैल्यू उठाओ यहां रखो, समझ गए भाई? दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बहुत बढ़िया, क्या कहने, ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको सॉल्व करते ही आपको दौड़ते हुए आंसर मिला होगा। वेरी गुड। किसका? एफ ओ का मिला होगा कितना? एफ ओ का 100 और एफ ई का 5। बहुत बढ़िया है ना। देखिए ना भाई, एफ ओ की वैल्यू रख दी यहाँ 20 एफ ई प्लस एफ ई बराबर कितना 105। 21 एफ ई बराबर कितना 105। एफ ई बराबर कितना 105 बाई 21 मतलब कितना 5, ठीक है। और बस एफ ई अगर 5 आ गया तो एफ ओ कितना आया होगा 5 × 20 मतलब कितना 100 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने आज की क्लास को खूब एंजॉय किया होगा और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की एक सिचुएशन को कायदे से समझ लिया होगा। अगली क्लास में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की दूसरी सिचुएशन पढ़ेंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, चलिए अब जाइए और दिवाली एंजॉय करिए, ठीक है ना।